तो दोस्तों आज हम यूपी ट्रिपल एस सी PET 2022 के लिए 100 इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और यह सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि किस गुप्तकालीन शासक के समय चीनी यात्री फायान भारत आया था? तो यह आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फायान है जो भारत आया था। और इसकी व्याख्या है कि फायान 406 से 411 ईस्वी तक चंद्रगुप्त के राज्य में रहा था। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि प्रयाग प्रशस्ति किस लिपि में उत्कीर्ण है? तो प्रयाग प्रशस्ति उत्कीर्ण है ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, तो ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है कौन सी प्रशस्ति? तो प्रयाग प्रशस्ति। अगला सवाल है कि अलंकृत काव्य शैली का जन्मदाता माना जाता है। तो किसे माना जाता है? भारवी को। ठीक है, तो भारवी एक ऐसा व्यक्ति है जिसे अलंकृत काव्य शैली का जन्मदाता माना जाता है। अगला सवाल है कि लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह संबंध स्थापित किया था। तो किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने कुमार देवी से विवाह किया था जो लिच्छवी कुल की थी। ठीक है, लिच्छवी कुल की कुमार देवी से विवाह किया था किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि किस इतिहासकार ने समुद्रगुप्त की वीरता पर मुग्ध होकर उन्हें भारत का नेपोलियन या भारतीय नेपोलियन कहना पसंद किया था? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है कि किस इतिहासकार ने समुद्रगुप्त की वीरता पर मुग्ध होकर उन्हें भारत का नेपोलियन या भारतीय नेपोलियन कहना पसंद किया था? तो वह इतिहासकार था विंसेंट स्मिथ। ठीक है, विंसेंट स्मिथ वह इतिहासकार था जिसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था या भारतीय नेपोलियन कहा था। अगला सवाल है कि गुप्त वंशावली का परिचय प्राप्त करने में कौन सा अभिलेख महत्वपूर्ण है? तो वह अभिलेख है स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख। ठीक, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख है जो गुप्त वंशावली का परिचय प्राप्त करने में महत्वपूर्ण है। कौन सा अभिलेख? स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख। अगला सवाल है कि अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर गुप्तों का आदि पुरुष था। तो कौन था? श्रीगुप्त। ठीक है, श्रीगुप्त है जो अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर गुप्तों का आदि पुरुष था। कौन? श्रीगुप्त। अगला सवाल है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सा नया संवत चलाया था? तो यह चलाया था गुप्त संवत। ठीक है, तो गुप्त संवत किसने चलाया था? तो आपको याद रखना है यह संवत चलाया था चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। अगला सवाल है कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? तो वह बना था समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त है जो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका उत्तराधिकारी बना था। कौन? समुद्रगुप्त। अगला सवाल है कि समुद्रगुप्त की सामरिक विजयों के संदर्भ में मुख्य स्रोत है। तो मुख्य स्रोत क्या है? प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति है जो समुद्रगुप्त की सामरिक विजयों के संदर्भ में मुख्य स्रोत है। अगला सवाल है कि प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता है। तो कौन है? हरिसेन। ठीक है, हरिसेन है जो प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता हैं। कौन? हरिसेन। अगला सवाल है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की कौन सी उपाधि थी? तो वह थी उपरोक्त सभी। ठीक है, ये तीनों उपाधियां हैं विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत। ये तीनों उपाधियां हैं जो चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधियां थी। इसलिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों का उल्लेख उसके किस अभिलेख में मिलता है? तो यह मिलता है उदयगिरि गुहालेख में। ठीक है, उदयगिरि गुहालेख में चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों का है जो उल्लेख मिलता है। किस लेख में? तो वह लेख है उदयगिरि गुहालेख में। अगला सवाल है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य की कौन सी 2 राजधानियां बनाई? तो वह राजधानियां थी पाटलिपुत्र व उज्जैनी। ठीक है, पाटलिपुत्र व उज्जैनी वह 2 राजधानियां थी जो चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य की राजधानियां बनाई थी। अगला सवाल है कि महान बौद्ध विद्वान व भिक्षु वसुबंध को किसके दरबार में संरक्षक प्राप्त हुआ? तो यह मिला था समुद्रगुप्त के दरबार में। ठीक है, महान बौद्ध विद्वान व भिक्षु वसुबंध को समुद्रगुप्त के दरबार में संरक्षण है जो प्राप्त हुआ था। अगला सवाल है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अग्रणीय था। तो कौन था? वह था कालिदास। ठीक है, कालिदास है जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अग्रणीय था। कौन था? कालिदास। अगला सवाल है कि मंदसौर अभिलेख के रचनाकार हैं। तो कौन है? वह है वत्सबटी। ठीक है, वत्सबटी है
जो मंदसौर अभिलेख या मंदसौर प्रशस्ति के रचनाकार है कौन? वत्सभट्टी। अगला सवाल है कि किस शासक के काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो आपको याद रखना है वह वह शासक है कुमारगुप्त। ठीक है, कुमारगुप्त के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की है जो स्थापना हुई थी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि 466 ईस्वी में चीनी सम्राट सांग के दरबार में राजदूत भेजकर किस गुप्त सम्राट ने सुदूर चीन के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध को प्रगाढ़ किया? तो आपको याद रखना है वह था स्कंदगुप्त। ठीक है, क्या प्रश्न है कि 466 ईस्वी में चीनी सम्राट सांग के दरबार में राजदूत भेजकर किस गुप्त सम्राट ने सुदूर चीन के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रगाढ़ किया? तो वह गुप्त सम्राट है स्कंदगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त वह गुप्त सम्राट है जिसने सुदूर चीन के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रगाढ़ किया। अगला सवाल है कि गुप्तों के पतन का महत्वपूर्ण कारण था। तो महत्वपूर्ण कारण क्या था? 1 व 2 दोनों, 1 व 3 दोनों। ठीक है, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, जिसमें क्या है? एक है अयोग्य उत्तराधिकारी और दूसरा क्या है? हुणों का आक्रमण। ठीक है, ये दोनों कारण से गुप्तों के पतन हो गया था। ठीक है, गुप्तों का पतन हो गया था इन दोनों कारणों से। ठीक है, इसलिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है कि भारत में हुणों का प्रथम शासक था। तो कौन था? तोरमान। ठीक है, तोरमान है जो भारत में हुणों का प्रथम शासक था। अगला सवाल है कि किस गुप्त शासक ने हुणों को बुरी तरह पराजित कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो यह की थी स्कंदगुप्त ने। ठीक है, तो स्कंदगुप्त वह गुप्त शासक था जिसने हुणों को बुरी तरह पराजित कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। किसने? स्कंदगुप्त ने। अगला सवाल है कि किस शासनकाल में पहली बार दीवानी और फौजदारी कानूनी भली भांति परिभाषित किए गए? तो यह किए गए थे गुप्त काल में। ठीक है, तो गुप्त शासनकाल में या गुप्त काल में पहली बार दीवानी और फौजदारी कानून भली भांति परिभाषित किए गए थे। किस काल में? गुप्त काल में। अगला सवाल है कि किस अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा के बारे में कहा गया है कि गोपराज नामक सेनापति की स्त्री सती हुई? तो आपको याद रखना है वह अभिलेख था एरन अभिलेख। ठीक है, एरन अभिलेख से प्राप्त होता है कि सर्वप्रथम सती प्रथा के बारे में कहा गया है कि गोपराज नामक सेनापति की स्त्री सती हुई थी। किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो यह अभिलेख है एरन अभिलेख। अगला सवाल है कि सोने के सिक्के को गुप्त काल में कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था? दीनार। ठीक है, दीनार है जो सोने के सिक्कों को गुप्त काल में कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दीनार। अगला सवाल है कि गुप्त काल में भारत द्वारा विदेशों में निर्यात की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी। तो क्या वस्तु थी? मसाले। ठीक है, मसाले हैं जो गुप्त काल में भारत द्वारा विदेशों में निर्यात की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी। क्या थी? मसाले। अगला सवाल है गुप्त राजाओं ने कौन से धर्म को राजश्रेय प्रदान किया? तो वह किया था वैष्णव धर्म को। ठीक है, वैष्णव धर्म को राजश्रेय प्रदान किया था। किसने? गुप्त राजाओं ने। अगला सवाल है कि चंद्रगुप्त द्वितीय व समुद्रगुप्त के सिक्कों पर किस पक्षी के चित्र हैं? तो यह है गरुड़ पक्षी के चित्र। ठीक है, गरुड़ पक्षी के चित्र किन सिक्कों पर है? तो आपको याद रखना है बस के चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त के सिक्कों पर हैं। किस पक्षी का चित्र? गरुड़ पक्षी का चित्र अंकित है। अगला सवाल है कि गुप्त काल में प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक था। तो वह था उपरोक्त सभी आर्यदेव व संग वसुबंध व मैत्रेयनाथ और दिग्नाथ, ये जो पांचों ही हैं जो गुप्त काल में प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक थे। अगला सवाल है कि कला व साहित्य के विकास की दृष्टि से किस काल को भारतीय इतिहास का क्लासिक युग अथवा स्वर्ण युग कहा गया है? तो वह काल है गुप्त काल। ठीक है, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का क्लासिक युग अथवा स्वर्ण युग कहा गया है। किस काल को? गुप्त काल को। अगला सवाल है कि गुप्तकालीन चित्रकला के अवशेष कहाँ दिखाई देते हैं? तो यह दिखाई देते हैं उपयुक्त सभी में, बाघ की गुफाओं में, अजंता की गुफाओं में, बादामी की गुफाओं में। तीनों गुफाओं में गुप्तकालीन चित्रकला के अवशेष है जो दिखाई देते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि गुप्तकाल की मूर्ति कला का
सर्वोत्तम उदाहरण है। तो सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? सारनाथ की मूर्ति। ठीक है, सारनाथ की मूर्ति है जो गुप्त काल की मूर्ति कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। क्या है? सारनाथ की मूर्ति। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी पुस्तक कालिदास की है? तो कालिदास की पुस्तक का नाम बताना है। तो कालिदास की पुस्तक का नाम है मालविकाग्निमित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम व रघुवंशम। ये चारों नाटक हैं जो कालिदास के चारों जो पुस्तकें हैं वो कालिदास की ही है, इसलिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है कि प्रसिद्ध गुप्तकालीन विद्वान भास ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो भास ने रचना की थी उपयुक्त सभी, स्वप्नवासवदता, चारुदत्ता, अरुभंग। ये तीनों जो पुस्तकों की रचना की थी यह की थी किसने? भास ने। अगला सवाल है कि विष्णु शर्मा की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है। तो विष्णु शर्मा की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है पंचतंत्र। ठीक है, पंचतंत्र है जो विष्णु शर्मा की प्रसिद्ध पुस्तक है। अगला सवाल है कि कामसूत्र किस प्रसिद्ध विद्वान की रचना है? तो कामसूत्र है वात्स्यायन की। ठीक है, वात्स्यायन की प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है? तो आपको याद रखना है वह है कामसूत्र। ठीक है, कामसूत्र किसकी रचना है? वात्स्यायन की। अगला सवाल है कि महाभारत एवं रामायण का अंतिम रूप से संपादन किस काल में हुआ? तो यह हुआ था गुप्त काल में। ठीक है, गुप्त काल में महाभारत एवं रामायण का अंतिम रूप से संपादन हुआ था। किस काल में? गुप्त काल में। अगला सवाल है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस शक शासक को हराया था? तो यह हराया था रुद्र सिंह तृतीय को। ठीक है, रुद्र सिंह तृतीय को किसने हराया था? तो आपको याद रखना है रुद्र सिंह तृतीय को हराया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, जो शक शासक था कौन? रुद्र सिंह तृतीय। अगला सवाल है कि गुप्त युग में किसके निर्माण में भारत यूरोप से आगे था? तो यह था विशाल जलयान के निर्माण में। ठीक है, विशाल जलयान के निर्माण में गुप्त काल में जो भारत है यूरोप से आगे था। किस दृष्टि से या किस संदर्भ में? तो विशाल जलयान के संदर्भ में। अगला सवाल है कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति पर किस मुगल शासक का लेख उत्कीर्ण है? तो आपको याद रखना है वह मुगल शासक है जहांगीर। ठीक है, जहांगीर वह मुगल शासक है जिसके समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति पर उसका लेख उत्कीर्ण है। किसका? जहांगीर का। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में परमाणु परिकल्पना को प्रतिपादित किया था? तो किसने किया था? कणाद ने। ठीक है, कणाद ने सर्वप्रथम भारत में परमाणु परिकल्पना को प्रतिपादित किया था। किसने? कणाद ने। अगला सवाल है कि गुप्त काल में भारत का सर्वाधिक व्यापार संपर्क था। तो किसके साथ था? दक्षिण पूर्वी एशियाई के साथ। ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशियाई के साथ गुप्त काल में भारत का सर्वाधिक संपर्क था। किसके साथ था? दक्षिण पूर्वी एशियाई के साथ। अगला सवाल है कि मेहरौली के लौह स्तंभ में किस शासक का नाम है? तो यह नाम है चंद्रगुप्त का नाम है। ठीक है, मेहरौली के लौह स्तंभ में किस शासक का नाम है? तो आपको याद रखना है यह नाम है चंद्रगुप्त का। अगला सवाल है कि भीतरी अभिलेख में किसकी विजय का विवरण है? तो यह विवरण है स्कंदगुप्त की विजय का। ठीक है, किस में वर्णन है? भीतरी अभिलेख में किसकी विजय का वर्णन है? तो आपको याद रखना है यह विजय है स्कंदगुप्त की विजय का वर्णन, यह विवरण। ठीक है, अगला सवाल है कि कौन सा गुप्त वंशीय शासक 100 युद्धों का विजेता माना जाता है? तो वह है समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त वह गुप्त वंश का शासक है जो 100 युद्धों का विजेता माना जाता है। कौन? समुद्रगुप्त। अगला सवाल है कि इत सिंह के अनुसार श्रीगुप्त ने किस स्थान पर चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों के लिए एक मंदिर का निर्माण करवाया था? तो यह करवाया था मृगशिखवन ने। ठीक है, मृगशिखवन स्थान पर चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों के लिए एक मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? श्रीगुप्त ने। ठीक है, इत सिंह के अनुसार श्रीगुप्त ने करवाया था। क्या करवाया था? मृगशिखवन का मृगशिखवन स्थान पर चीनी यात्रियों के लिए या चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों के लिए एक मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें स्कंदगुप्त के राज्यकाल में हूणों के आक्रमण का उल्लेख है? तो यह है भीतरी। ठीक है, भीतरी अभिलेख में जो स्कंदगुप्त के राज्यकाल में हूणों के आक्रमणों का उल्लेख है। किसमें है? तो भीतरी अभिलेख में। अगला सवाल है कि राजग्रहण मोक्षानुग्रह, जिसका अर्थ है पराजित राजाओं को उनके राज्य लौटा देना की नीति,
किस शासक ने अपनाई थी? तो यह नीति अपनाई थी समुद्रगुप्त ने। ठीक है, तो समुद्रगुप्त की नीति का नाम क्या है? ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति किसने अपनाई थी? तो आपको याद रखना है, यह नीति अपनाई थी समुद्रगुप्त ने। और इस नीति के अनुसार क्या था कि पराजित राजाओं को उनके राज्य लौटा देना। अगला सवाल है कि गुप्त युग में पैठन की प्रसिद्धि का कारण था। तो प्रसिद्धि का कारण क्या था? व्यापारिक मंडी। ठीक है, व्यापारिक मंडी है जो गुप्त युग में पैठन की प्रसिद्धि का कारण था। क्या था? व्यापारिक मंडी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस विधा के लिए ब्रह्मगुप्त प्रसिद्ध हैं? तो यह प्रसिद्ध है गणित के लिए। ठीक है, गणित विधा के लिए ब्रह्मगुप्त है जो प्रसिद्ध हैं। अगला सवाल है कि देवगढ़ का मंदिर किसका प्रतीक है? तो देवगढ़ का मंदिर है गुप्त स्थापत्य का। ठीक है, गुप्त स्थापत्य का प्रतीक है कौन सा मंदिर? देवगढ़ का मंदिर। अगला सवाल है कि मंदसौर अभिलेख का लेखक कौन था? तो मंदसौर अभिलेख का लेखक था वत्सभट्ट। ठीक है, वत्सभट्ट है जो मंदसौर अभिलेख का लेखक था। कौन? वत्सभट्ट। अगला सवाल है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस विदेशी जाति को पराजित किया था? तो यह क्या किया था? शकों को। ठीक है, शकों को पराजित किया था। किसने किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया था। अगला सवाल है कि फायान के यात्रा विवरण का नाम है। तो फायान के यात्रा विवरण का नाम है फाकोकी। ठीक है, फाकोकी है जो फायान के यात्रा विवरण का नाम है। अगला सवाल है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का काल कौन से धर्म का चरमोत्कर्ष काल था? तो यह था उपरोक्त सभी। ठीक है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ब्राह्मण धर्म, ये तीनों का है जो चरमोत्कर्ष काल रहा था। किसका? चंद्रगुप्त द्वितीय का काल। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय का काल बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ब्राह्मण धर्म का चरमोत्कर्ष काल रहा था। इसलिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है कि गुप्त संवत का प्रारंभ हुआ था। तो कब प्रारंभ हुआ था? यह हुआ था 319 ईस्वी में। ठीक है, 319 ईस्वी में गुप्त संवत का है जो प्रारंभ हो गया था। अगला सवाल है कि एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। तो एलोरा की गुफाएं स्थित है कहाँ पर? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो महाराष्ट्र में कौन सी गुफाएं स्थित है? तो आपको याद रखना है, यह स्थित है एलोरा की गुफाएं। अगला सवाल है कि अजंता की चित्रकला किस धर्म से संबंधित है? तो अजंता की चित्रकला संबंधित है बौद्ध धर्म से। ठीक है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रकला का नाम क्या है? तो वह है अजंता की चित्रकला जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला सवाल है कि निम्न में से किस गुप्त शासक को संगीत से विशेष प्रेम था? तो वह गुप्त शासक था समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त वह गुप्त शासक था जिसको संगीत में विशेष प्रेम था। अगला सवाल है कि हुणों का उल्लेख खालिस्तान में हुआ है। तो किस प्रशस्ति में या किस अभिलेख में हुणों का है जो उल्लेख हुआ है? तो आपको याद रखना है, वह अभिलेख है स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ अभिलेख में हुणों का उल्लेख हुआ है। किसमें? स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ अभिलेख में। अगला सवाल है कि समुद्रगुप्त ने किस प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? तो यह की थी उपरोक्त सभी प्रकार की। ठीक है, गरुड़ प्रकार और धनुर्धारी प्रकार की, परशु प्रकार और अश्वमेघ प्रकार की, व्याघ्रहीनन प्रकार और वीणावादन प्रकार की। यानी कि आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी प्रकार की है जो स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। किसने? समुद्रगुप्त ने। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से समुद्रगुप्त के अभिलेख प्रमाण कौन से हैं? तो वह है उपयुक्त सभी। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति, नालंदा व गया ताम्रपत्र और अहरण स्तंभलेख, ये तीनों हैं जो समुद्रगुप्त के अभिलेख प्रमाण हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इसलिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। अगला सवाल है कि गुप्त प्रशासन में प्रथम कुलीन पदाधिकारी से तात्पर्य है। तो क्या तात्पर्य है? इससे तात्पर्य है कि मुख्य शिल्पी। ठीक है, मुख्य शिल्पी से तात्पर्य है क्या? गुप्त प्रशासन में प्रथम कुलीन पदाधिकारी से तात्पर्य क्या है? मुख्य शिल्पी। अगला सवाल है कि किस गुप्त शासक ने मुद्राओं पर गरुड़ के स्थान पर मयूर का अंकन प्रारंभ किया? तो यह किया था कुमारगुप्त प्रथम ने। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम वह शासक था जिसने मुद्राओं पर गरुड़ के स्थान पर मयूर का अंकन प्रारंभ किया। अगला सवाल है कि गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी
था, तो कौन था? समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त हैं जो गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। कौन था? समुद्रगुप्त। अगला सवाल है कि गुप्त प्रशासन में धर्म संबंधी मामलों का प्रधान अधिकारी जो सार्वजनिक मंदिरों का भी प्रबंध करता था वह था, तो वह कौन था? विनय स्थिति स्थापक। ठीक है, विनय स्थिति स्थापक जो सार्वजनिक मंदिरों का भी प्रबंध करता था वह कौन है? विनय स्थिति स्थापक। अगला सवाल है और यह आज का अंतिम सवाल है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने किस राज्य की राजकुमारी से विवाह कर अपनी स्थिति सुदृढ़ की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने किस राज्य की राजकुमारी से विवाह किया था? तो वह थी लिच्छवी राज्य की राजकन्या से या राजकुमारी से विवाह कर अपनी राज्य की स्थिति है जो सुदृढ़ की थी। ठीक है, किस राज्य की थी वह? लिच्छवी राज्य की राजकुमारी थी, जिसने विवाह किया था किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।